Now during the sixth stage, early to mid-20, the biological differences come to the fore so that the gender similar in consciousness and language become different in the mature quest for love and procreation. अब यहाँ पर भी आप देखें कि इस एज में जो mid-20 तक की एज है, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं पर्सन में, कि जो जेंडर डिफरेंस आप देखते हैं होता है, वो उस हवाले से एक अवेयरनेस होती है, डेवलप होती है, पर्सन उस हवाले से कॉन्शियस होता है और वो उसके अंदर एक लव और प्रोक्रिएशन की एक जो है वो नीड डेवलप होती है और वो करना चाहता है और उसे करना होता है। अब यहाँ पर अगर पर्सन जो है नहीं कर पाएगा तो यहाँ भी टू पोल्स आपको नजर आएंगे सिक्स स्टेज पर। एक है इंटीमेसी। इंटीमेसी इज रियली द एबिलिटी टू फ्यूज योर आइडेंटिटी विद समबडी एल्स विदाउट फियर दैट यू आर गोइंग टू लूज समथिंग योरसेल्फ। अब इंटीमेसी की ये आप समझ लें कि आपके अंदर एक एबिलिटी होती है, एक पर्सन के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो एक दूसरे के साथ खुद को आइडेंटिफाई करता है, रिलेट करता है, उसका रिलेशन बनाता है, लेकिन उसके अंदर ये फेयर नहीं होता कि वो अपने आप को खो देगा। यानी अगर आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो रिलेशनशिप तो ठीक है, आपकी नीड है, जरूरी है और आप अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप बनाते हैं क्योंकि पर्सन को लव की जरूरत है, अफेक्शन की जरूरत है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को भी मेंटेन रखना पर्सन जानता है। अगर उसके अंदर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ वो जा रहा है तो वो रिलेशनशिप बनाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो अपने आप को लूज कर रहा है या अपने आप को भूल रहा है या दूसरे बंदे के अंदर बिल्कुल जम हो रहा है, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन होती है और उस खौफ उसके बगैर उसमें उसको अपने हवाले से कॉन्फिडेंस होता है, उस कॉन्फिडेंस के साथ वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, नेगेटिव पोल की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो फिर क्राइसिस डेवलप होने के चांसेस हैं। द अदर पोल इन द क्राइसिस फॉर दिस स्टेज इज आइसोलेशन, द फेलियर टू सिक्योर क्लोज एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद द सेम एंड स्पेशली द अपोजिट जेंडर सच दैट द पार्टनर्स आइडेंटिटीज आर इंपॉर्टेंट टू बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम वंस ओन। अब यहाँ पर आइसोलेशन है तो यहाँ इसके अपोजिट है। ऊपर इंटीमेसी आपकी एबिलिटी की बात कर रहा है, लेकिन ये आइसोलेशन फेलियर की बात कर रहा है। फेलियर किस चीज की? कि कोई सिक्योर क्लोज रिलेशनशिप नहीं होगा, अपोजिट जेंडर के साथ भी नहीं होगा और पार्टनर रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब रहेगा। अब यहाँ पर एक पर्सन जो है वो फिर आइसोलेशन की तरफ चला जाता है और वो इमोशनली और फिजिकली किसी से अटैच नहीं होता है। अब ये क्राइसिस इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का क्राइसिस क्रिएट होता है जिसको रिजॉल्व करना होता है। अब अगर सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाता है तो उसमें पर्सन जब अपने आप को आइडेंटिफाई करता है दूसरे के साथ बट मेंटेनिंग योर ओन आइडेंटिटी, तो फिर उस पर्सन में आप समझेंगे उस पर्सन ने इस क्राइसिस को रिजॉल्व सक्सेसफुली कर लिया है। और अगर उसके रिलेशनशिप नहीं है, प्रॉपर क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हुआ, पुअर रेजोल्यूशन है। अब यहाँ पर जो एक स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी वो है लव। लव इज द गार्जियन ऑफ दैट elusive and yet all pervasive power of culture and personal style which binds the affiliation of competition and cooperation, procreation, production to way of life. Love is also the shared devotion that overcomes antagonism caused by differences in the function assigned to partners in a relationship. Love then is a mutuality of devotion greater than the antagonism inherent in divided function. अब आप देखें कि ये एक लव जो है वो बेसिकली आपके एक गार्जियन होता है, ये आपको गाइड करता है। अगर मैच्योर लव है तो ये एक आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से आपने चीजों को, हालांकि आपका अपना पर्सनल स्टाइल है, आपके अपना कल्चर है, आपने इनके बावजूद जो है वो एफिलिएशन जो आपकी है किसी पर्सन के साथ एफिलिएटेड है, तो आपने किस तरह चीजों को बाइंड रखना है और एक जिंदगी आपने प्रोटेक्टिव लाइफ आपने गुजारनी है। और लव जो है वो शेयर डिवोशन है और इसमें जो है दो पार्टनर हैं, उन दोनों के अपना अपना फंक्शन होता है, लेकिन जब वो इस रिश्ते में होते हैं, लव के रिश्ते में होते हैं, रिलेशन में होते हैं,
तो वो एक दूसरे के लिए डिवोटेड भी होते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखना होता है। और यही चीजें जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती हैं। लेकिन जहां पर एक दूसरे को डोमिनेट किया जाए, लव का वो रिलेशन ना हो, इमोशनली डिटैच हो और अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो, तो फिर वो इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छा इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होगा। आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारे रिलेशनशिप जो है मैरिटल लाइफ में, आप देखें कितने मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ लोग आते हैं और घरेलू झगड़े जो हैं वो कितने ज्यादा हैं। और आप बहुत सारे ऐसे सुनते होंगे हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ, झगड़े और उनकी बनी बनती हैं। फिर कोई एक पार्टनर डिप्रेसिव का पेशेंट बन रहा है, एक पार्टनर जो है वो डिप्रेशन का मरीज बन रहा है, कभी किसी को क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ तक के सुसाइड भी लोग जो हैं वो कर जाते हैं अपने घरेलू हालात से तंग आकर। तो पार्टनर के आपस में झगड़े और ये चीजें क्या होती हैं, क्योंकि पर्सन जो है इस स्टेज पर जब उसको एक सक्सेसफुल एक रिलेशनशिप बनाना होता है, जो उनके दरमियान एक मोहब्बत का रिलेशन होता है, तो वो बेसिकली उन्होंने वो जो क्राइसिस क्रिएट हो रहा होता है उसको प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं किया होता। और वो इकट्ठे रह तो रहे होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। उनका जो लव है दैट इज नॉट डिवोटेड लव, और कोई शेयर डिवोशन नहीं है, और वो कोई एक दूसरे के साथ वो कोई मेच्योर लव भी नहीं है। तो वो उस वजह से इन्हें जो है वो अपने रिलेशनशिप को संभालने में और उनको एक अच्छा रिलेशन बनाने में मुश्किल होती है। तो लव जो है वो एक दूसरे की केयर करने का भी नाम है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का भी नाम है, एक दूसरे के इमोशंस को समझने का भी नाम है। तो जहां पर ये रिलेशनशिप एक लव जो है वो स्ट्रेंथ के तौर पर यूटिलाइज होगी, तो वहां में जो रिलेशनशिप होगा उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट भी अगर हो रहा होगा तो उसको भी दोनों पार्टनर मिलकर सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लेंगे। Now stage 7, adulthood. At this stage, one begins to take one's place in society and to help in the development and perfection of whatever society produces. अब ये जो स्टेज है यहाँ पर एक पर्सन जो है जिस सोसाइटी में वो रहता है वो खुद को वहां पर उसका पार्ट बनाना चाहता है और उसमें उसकी डेवलपमेंट में कुछ करना चाहता है, अपना रोल प्ले करना चाहता है, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। Thus during the 7th stage, people strive for generativity, the concern with establishing and guiding the next generation. अब जनरेटिविटी में क्या होगा कि ये जो एडल्टहुड स्टेज होगी इसमें वो अपने से छोटे लोगों को गाइड करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें समझाएंगे जिंदगी के हवाले से, नेक्स्ट जनरेशन के हवाले से भी वो बहुत कुछ करना चाहेंगे। इट इज मैनिफेस्टेड इन द एडवाइस दैट द मिडिल एज पीपल आर इंक्लाइंड टू ऑफर यंगर इंडिविजुअल। अब इसमें जो है पर्सन जो है वो प्रोडक्टिव होने की कोशिश करेगा। आप देखिए कि अगर एक पर्सन जो है वो अपने छोटों को, अपने बच्चों को, डेफिनेटली सबसे पहले उसके अपने बच्चे ही होंगे, अगर एक पर्सन इस एज में अपने बच्चों को गाइड करता है, उन्हें उनके साथ कोऑपरेशन, उनके साथ कोऑपरेट करता है, उन्हें एडवाइस करता है, उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है, उनकी हेल्प करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली एक सोसाइटी में एक अच्छे इंसान को भेज रहा है, वो सोसाइटी के लिए अच्छे इंसान प्रोड्यूस कर रहा है। जो लोग अपने बच्चों पर, अपने से छोटे बहन भाई हों या बच्चे हों, अगर जो लोग उन्हें बहुत एक अटेंशन देते हैं, उनकी डेवलपमेंट पर बहुत फोकस करते हैं और उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं और उन्हें हर सही और गलत की में फर्क करना सिखाते हैं और उन्हें गाइड करते रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए अच्छे लोग ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोसाइटी में अच्छे लोग ही भेजेंगे। तो यहाँ पर वो सोसाइटी के लिए लोग बड़े प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन आपने देखे होंगे कुछ ऐसे लोग भी जो दूसरों के साथ भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। वो ये नहीं कि सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर के साथ, वो अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों के साथ, जानने वालों के साथ, बच्चों को भी कोई अच्छा मशवरा देंगे और किसी को हेल्प की जरूरत होगी तो वो हेल्प भी करेंगे। तो यहाँ पर सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। तो जनरेटिविटी उसके अंदर होगी, लेकिन दूसरी तरफ स्टेग्नेशन भी हो सकती है। वो किस सूरत में होगी? द फेलियर ऑफ जनरेटिविटी लीड्स टू स्टेग्नेशन, द अरेस्ट ऑफ द ripening process that comes with inability to funnel previous development into the formation of the next generation. Boredom is the constant companion of stagnation as it falls intimacy and adult self-indulgence. अब क्या होगा कि दूसरी तरफ अगर एक पर्सन इस तरह प्रोडक्टिव नहीं है, उसके अंदर जनरेटिविटी नहीं है, तो दूसरी तरफ क्या होगा? स्टेग्नेशन होगी कि वो उसके अंदर वो
इसका वो जो प्रोसेस होता है कि आप एक चीज आपके अंदर आई है, फिर आप दूसरों के अंदर ट्रांसफर करते हैं अपने अच्छे वर्ड से, अपने अच्छे एटीट्यूड से, अपनी अच्छी थॉट से, अपने नॉलेज से दूसरों के अंदर आप ट्रांसफर करते चले जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, वो रुक जाएगा, वो डेवलपमेंट रुक जाएगी। और एक बॉर्डम लाइक जो है वो एक कैफियत होगी कि जिसमें ना कोई इंटीमेस, एक अगर वो इंटीमेट रिलेशनशिप भी होगा तो वो एक फॉल्स उसके रिलेशनशिप्स होंगे, वो उसमें वो ट्रू रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, और वो अपने आप में ही बस मगन रहेगा, और वो उसकी आपको प्रोडक्टिविटी उस तरह सोसाइटी में नजर नहीं आएगी। अब ये जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का जो है वो यहाँ पर क्राइसिस क्रिएट इसी एज पर होता है, लेकिन लोग इसे कुछ लोग इसे रिजॉल्व कर लेते हैं और कुछ लोग इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर रिजॉल्व हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन में भी आपको एक इमोशनल इंटीग्रेशन नजर आएगी कि एक फैमिली है, अगर उसके पेरेंट्स ने सक्सेसफुली इस क्राइसिस को रिजॉल्व किया तो उनके बच्चों में भी आप देखें कि इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, इंटीग्रेशन होगी, और उनसे एसोसिएटेड लोग भी जो हैं वो भी हैप्पी होंगे और सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर नहीं होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत एक रेस्टलेस वाली कैफियत में, स्टैग्नेशन होगा, पुअर रिजॉल्व है और उन्हें लगेगा जी टाइम बड़ा कम है और कुछ नहीं हो सकता, या उन्हें जो है उनके अंदर वो प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो चीजें ट्रांसफर नहीं, पॉजिटिव चीजें जो हैं एट्रीब्यूट्स ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत काम आती है, वो है केयर। Care, the strength of maturity, is the broadening concern for what has been generated by love, necessity, or accident, a concern which must consistently overcome the ambivalence adhering to irreversible obligation and the narrowness of self-concern. Care is a major force behind utilization of proven methods with which each generation meets the needs of the next. अब देखिए केयर जो है वो एक स्ट्रेंथ है, ये मेच्योरिटी होती है बेसिकली, और ये आपको क्या चीजें स्ट्रेंथन मजीद करती है कि इसमें जो है वो लव और जरूरत और इस तरह की चीजें और बड़ा कंसर्न शो करती है, और जो आपके अंदर जो एक एम्बिवेलेंस जो फीलिंग्स भी डेवलप हो रही होती है ना, और एक तंग नजरी या जिम्मेदारियों के हवाले से कोई एम्बिवेलेंट फीलिंग्स भी आ रही होती हैं, तो वो इसको भी कम करती है, और ये एक बड़ी एक फोर्स के तौर पर सामने आती है जो जरूरी होती है कि कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो। तो केयर अगर होगी तो उससे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्राइसिस जो है वो इतना डेवलप नहीं होगा, और पर्सन जो है वो इसको रिजॉल्व कर लेगा। अब एक लास्ट, नाउ स्टेज 8, ओल्ड एज। Power in old age is wit in full bloom, a storehouse of knowledge and inclusive understanding and a maturity of judgment. These intellectual contributions provide a bridge to the next generation by reminding all that the knowledge of a given generation is not truth but a cog in the infinitely large and ever turning wheel of human experience. अब आप देखिए यहाँ पर ओल्ड एज में क्या होता है। ओल्ड एज में हम कहते हैं कि नहीं वो बड़े हैं, बहुत समझदार हैं। आपने देखे होंगे अपने इर्द गिर्द बुजुर्ग, आप अपनी फैमिली में भी देखें, आपके दादा होंगे, किसी के नाना होंगे, दादी होंगी, नानी होंगी, या फैमिली में खानदान में कोई बड़े होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके कहते हैं जी ये मियाँ जी हैं और ये बापूजी हैं, इस तरह के भी हम कहते हैं। तो और हमारे आस पड़ोस में भी होते हैं हम जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बुजुर्गों की। तो वो जो ओल्ड एज में होती है तो वो बड़े आप देखें कि उनके पास एक विजडम आपको मिलेगी, क्योंकि उन्होंने एक जिंदगी गुजारी होती है, इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और कुछ देखें कि वो उनके पास बहुत नॉलेज होता है। जब कभी आप उनके पास बैठ जाएं तो वो पुरानी बातें और वो बताएंगे ऐसा हुआ, इस तरह हुआ, हमारे दौर में ऐसा हुआ। और कुछ लोगों की जो बातें होती हैं वो बड़ी इंटेलेक्चुअल उनकी कन्वर्सेशन होती है, और उसमें आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है और बड़ी एक मैच्योरिटी नजर आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, कि इनके पास इल्म होता है। अगर एक पर्सन इतनी जिंदगी गुजारी है, अब वो 80 में है, 80 प्लस है, 70 प्लस है, तो अब उस पर्सन ने जितने दुनिया देखी है, जितने लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ है, उससे उनको बड़ी उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है जो वो दूसरे जनरेशन को देनी जरूरी होती है। लेकिन ओल्ड एज में जो वाकई ओल्ड एज में भी मेच्योर होते हैं, जो बड़े आपको एक स्टेबल पर्सनालिटी नजर आती है, वो किसी भी यंग को ये रिमाइंड नहीं करवाते हैं
कि वो सही नहीं है, वो गलत हैं, लेकिन उनका मकसद क्या होता है कि वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस सीखें। अब वो जो नॉलेज ट्रांसफर करेंगे उसमें ऐसा भी होता है, वो यूथ को भी, और हमेशा आप देखें कि जो स्टेबल पर्सनालिटी होगी, जो स्टेबल ओल्डर एज में भी स्टेबल पर्सन होगा, वो हमेशा अपने यंगस्टर को भी इनकरेज करेगा, लेकिन उन्हें मजीद चीजों को क्लियर करेगा कि अगर एक पर्सन जो है वो एक यंग पर्सन है, अगर दादा है तो वो अपने पोते को या पोती को बताएंगे कि नहीं बेटा ये चीज ऐसे नहीं, इस तरह होती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बात से डिनाई कर रहे हैं, बल्कि वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर, जिससे फायदा उठाना चाहिए। अब यहां पर भी दो पोल होंगे। द पोल फॉर दिस 8 स्टेज रिवॉल्व अराउंड होलनेस एंड कंप्लीटनेस वर्सेस डिसइंटीग्रेशन एंड डिफीट। अब यहां पर एक है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज एन इमोशनल इंटीग्रेशन फेथफुल टू द इमेज बेयर्स ऑफ द पास्ट एंड रेडी टू टेक लीडरशिप इन द प्रेजेंट। अब इंटीग्रिटी भी होगा कि एक इमोशनल इंटीग्रेशन होगी पर्सन के अंदर, और एक उसमें आपको एक फेथफुल होगी, इमोशनल इंटीग्रेशन होगी, और वो फेथफुल होगी किस चीज के, कि वो अपने पास्ट को कैसे इमेजेस उनके पास किस तरह, और अब वो प्रेजेंट में वो उसको लीड कैसे करेंगे, जैसे वो पास्ट में किस तरीके से थे, उनका रोल था, अब उसी चीज को लेकर वो आगे जो है प्रेजेंट में लीडरशिप का रोल जो है वो कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे उसको करेंगे। इंटीग्रिटी is the continuity that comes from being solidly founded on the past that contributes to the present and projects in the future। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब पास्ट में जो रोल एक पर्सन का रहा होता है, फिर वही पास्ट में जो उसके पॉजिटिव रोल्स हैं, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसने जिंदगी से सीखा होता है उन्होंने, अब वही उसके प्रेजेंट को कंट्रीब्यूट करेंगे और यही चीजें फ्यूचर में प्रेडिक्ट होंगी। अब थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा अपनी सराउंडिंग में, आपको दो तरह के ओल्डर पीपल जो है वो आपको नजर आएंगे। एक वो होंगे जो ओल्डर एज में प्रोडक्टिव होंगे। प्रोडक्टिव किस तरह, वो काम तो नहीं उस तरह कर सकते फिजिकली, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू परफॉर्म फिजिकल टास्क, लेकिन वो अगर एक कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं, वहां लेटे हुए भी वो हमेशा अच्छी बात कहेंगे, पॉजिटिव बात कहेंगे, आपको एडवाइस करेंगे। एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो बिस्तर पर लेटकर भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और अगर आप उनकी तबीयत भी पूछने जाएं तो वो सामने से बड़ा उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, एक इंसल्टिंग एटीट्यूड होता है, वो कुछ ना कुछ गलत कह रहे होते हैं। ये दो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। ये चीजें डिटरमिन, ये जो आपका प्रेजेंट बिहेवियर एक पर्सन का किस पर बेस कर रहा होता है, उसके पास्ट पर बेस कर रहा होता है, कि अगर उसने पूरी जिंदगी अपनी ऐसी ही गुजारी है यूजलेस एक्टिविटीज में, तो फिर वो फ्यूचर में जाकर, जब वो ओल्ड एज में जाएगा पर्सन, तो ओल्ड एज में जाकर भी उसकी एक्टिविटीज कोई खास डिफरेंट नहीं होंगी। तो ये बड़ा डिटरमिन करता है कि आपने, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पास्ट में आपकी किस तरह के हैं, और वही चीजें आपके प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपको किस तरह आपके बिहेवियर को डिटरमिन करती हैं। अब यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट, जो क्राइसिस क्रिएट होता है, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। अब यहाँ पर इस क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर रिजॉल्व नहीं, तो दूसरी तरफ आप देखें, लैक ऑफ रेजोल्यूशन लीड्स टू डेस्पेयर, अ फीलिंग दैट टाइम इज टू शॉर्ट फॉर द अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड द अकम्पनिंग कंट्रीब्यूशन टू द कनेक्शन बिटवीन जनरेशन। अब यहाँ पर जो है एक पर्सन को एक मायूसी वाली कैफियत होगी। दूसरी तरफ अगर वो सक्सेसफुली वो चीजें नहीं कर पाता है, अगर क्राइसिस को वो सक्सेसफुली रिजॉल्व करता है, तो वो इंटीग्रिटी की चीज उसके अंदर होगी, क्योंकि वो क्राइसिस तो रिजॉल्व है, वहां पर कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो पर्सन जो है इंटीग्रिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन अब जो वो पुअर रेजोल्यूशन है और पर्सन जो है वो उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड किया, उसने उसको हैंडल नहीं किया, तो एक डेस्पेयर वाली कैफियत होगी, कि एक ऐसी फीलिंग्स होंगी कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मेरी जिंदगी इस तरह है, अब तो मेरे पास वक्त ही नहीं है, और वो खुद को न्यू जनरेशन के साथ कनेक्ट भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा डेस्पेयर कैन रिजल्ट इन बिटरनेस एट नॉट बीइंग एबल टू एक्सटेंड वनसेल्फ इनटू द फ्यूचर, आर लूजिंग बैटल विद डेथ रादर देन अ काम एक्सेप्टेंस ऑफ इट। अब इस डेस्पेयर की वजह से भी पर्सन को लगेगा नहीं, मैं अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, फ्यूचर में एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। वो किस तरह नहीं कर पाएगा कि वो अपनी चीजों को अपनी नई जनरेशन में नहीं ट्रांसफर कर पा रहा, क्योंकि उसके अंदर एक मायूसी वाली कैफियत है, उसके अंदर एक ऐसी, वो एक इनेबल है उसकी, और उसके अंदर बड़ी एक तलखी और इस तरह की चीजें होंगी, और वो जो है वो लगेगा कि अब तो खत्म होने वाला है सब कुछ, और उसको मौत भी जो है उस तरह वो नहीं करेगा एक्सेप्ट। क्योंकि आप देखिए कुछ लोग
जब एक एज में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मरना तो है एक दिन, और अब मरने का वक्त भी है, हम तो किसी भी वक्त जा सकते हैं। वो डेथ को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि जो यंग होते हैं वो उस तरह डेथ के लिए प्रिपेयर तो नहीं होते। हालांकि हम सबको पता है कि हमने किसी भी वक्त हम दुनिया से जा सकते हैं, लेकिन हम उस तरह उसके हवाले से बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, हम उसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमें एक होती है कि अभी हमने इतनी जिंदगी हमारी है। लेकिन जो पर्सन ओल्डर एज में चला जाता है तो वहां पर तो अब उसको कुछ भी नजर नहीं आता, उसकी तो जिंदगी गुजर चुकी होती है, तब उसको सामने डेथ ही नजर आ रही होती है। तो कुछ लोग बड़े सक्सेसफुली उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ठीक है, हमने दुनिया से जाना है, अल्लाह के पास जाना है, हमारे जाने का वक्त है। और बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो ये भी दुआ करते हैं कि हम चलते फिरते दुनिया से चले जाएं, हम बिस्तर पे ना पड़े, इस तरह भी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जितने बुढ़ापे में होते हैं उतनी उनके अंदर तलखी और उनको वो मौत और इस तरह की चीजों को वो दिल से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये कैफियत जो है वो चलती है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का एक क्राइसिस हो सकता है, लेकिन इसको रिजॉल्व किया जा सकता है अगर प्रॉपरली इसका रेजोल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट जनरेशन में इमोशन इंटीग्रिटी जो है वो ट्रांसफर होती है, और जो ओल्डर जो होते हैं वो बड़े प्रॉपरली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करते हैं और उनके अंदर बहुत सी चीजों को ट्रांसफर भी कर, पॉजिटिव चीजों को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुअर रेजोल्यूशन है तो उन्हें यही लगेगा कुछ नहीं हो सकता, टाइम कम, अब तो खत्म हो गया सब कुछ, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब क्या होगा। और वो पछतावा, आप समझ गए कि एक तरीके से पछतावा होता है अपने माजी के हवाले से, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी जिंदगी ऐसे गुजर गई, और ये तो वो एक पछतावे वाली कैफियत के साथ रहते हैं। और यही इसी के साथ वो एक वक्त आता है कि वो डेथ को भी जो है वो उनका सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो एक स्ट्रेंथ है जिसे एरिक्सन ने डिस्कस किया है वो है विजडम। द स्ट्रेंथ दैट कम्स फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ द 8 क्राइसिस इज विजडम, अ डिटैच्ड एंड येट एक्टिव कंसर्न विद लाइफ इन द फेस ऑफ डेथ, not magical access to higher knowledge. With wisdom, death is accepted and one role is human trauma is assured. अब यहाँ पर विजडम पर्सन की बहुत वो होती है कि वो अपने आप को जो है वो एक्टिवली देखता है अपनी जिंदगी को, और कोई मैजिकल चीज नहीं है कि बड़ी उसके पास कोई हाई नॉलेज है या इस तरह का है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। बेसिकली देखें कि अकल होती क्या, विजडम क्या होती है कि जो रियलिटी है आप उसको एक्सेप्ट करें और देखें जो है सो है आपके हाथ में। आपका जो माजी है, जो जैसा भी था गुजर गया, आपके सामने नई जनरेशन है, तो आपने अपनी उन चीज को किस तरह यूटिलाइज करना है कि आप अपनी डेथ भी एक रियलिटी है, उसको भी आप कर सकते हैं। अगर एक पर्सन जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है, हाईली क्वालिफाइड नहीं है, वो एक आम सा इंसान है, लेकिन ओल्डर एज में वो भी अपनी विजडम को जो है वो यूटिलाइज कर सकता है और वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है, जिंदगी मेरी गुजर गई है, जितनी भी जिंदगी थी, जैसी भी थी गुजर गई है, अब यही मेरा हाल है और एक दिन मैंने इस दुनिया से जाना है। और वो अपने उस रोल को एक्सेप्ट भी करता है जो उसने किया है, और वो अपने हवाले से अच्छा सोचने की कोशिश करता है। तो ये जो विजडम की स्ट्रेंथ है, इसका ताल्लुक कोई क्वालिफिकेशन एडवांस डिग्री से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी बड़े स्टेटस से नहीं है। ये काम इंसान के पास भी होती है, ये किसान के पास भी हो सकती है कि ओल्डर एज में वो इस स्ट्रेंथ को किस तरह यूटिलाइज करता है उस एज में होने वाले क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। तो ये स्टेजेस थी एरिक्सन ने जो दी थी, और आप देखें कि ये थ्रू आउट द लाइफ एक पर्सन के डेवलपमेंट को डिस्कस किया जा रहा है कि हर एज पर, हर स्टेज पर एक पर्सन जो है उसके सामने डिफरेंट टास्क होते हैं और वो टास्क को परफॉर्म भी करता है, और अगर वो सक्सेसफुली करता है उसके पेरेंट्स, केयर गिवर्स, पेयर्स, ये सारे अगर उसके साथ कोऑपरेट भी करते हैं और उसकी बड़ी स्मूथ डेवलपमेंट होती चली जाती है, तो हर स्टेज में जो क्राइसिस क्रिएट होने के चांसेस होते हैं वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाते हैं। और हर स्टेज पर एक स्ट्रेंथ है जो उसको हेल्प कर रही है क्राइसिस को रिजॉल्व करने में भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको अगर स्टेज में नहीं कर पाते हैं तो हर स्टेज में उनके कोई ना कोई क्राइसिस होते हैं, तो वो क्राइसिस को पुअरली रिजॉल्व करते हैं और एट द एंड उनके पास कुछ भी नहीं होता।